ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 106 स्पीड को फंसाना। स्पीड तेज है, अपने शैतानी फल की वजह से बेहद तेज। अगर वो भागने का फैसला करता है तो ब्लेज भी उसे रोक नहीं सकता। उसने टकराव से पहले इस समस्या के बारे में सोचा और एक रास्ता निकाला। इस बीच स्पीड ने अपनी हकी और सहन शक्ति का लगभग 80% खर्च कर दिया और पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि लड़ाई उनके पक्ष में नहीं जा रही थी। उसने अपने ऑब्जर्वेशन हकी से युद्ध के मैदान को स्कैन किया। ल्यू को कुजान के खिलाफ लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि वल्कन और जैस्पर तलवारों के वार और घावों से छलनी थे। फिर भी वे अभी तक मरीन द्वारा पकड़े नहीं गए थे। न केवल समुद्री डाकू, बल्कि उन्हें पकड़ने के प्रयास में मरीन को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। स्पीड को अपने मातहतों की परवाह है, लेकिन वो जानता है कि वो सभी को नहीं बचा सकता। लेकिन जो भी हो, वो ल्यूक, वल्कन और जैस्पर को पीछे नहीं छोड़ेगा। अपने हमले रोककर उसने ब्लेज की ओर देखा और बोला, आज मेरी ओर से गलत फैसला हुआ है। मुझे मरीन को कम नहीं आंकना चाहिए था। वे अभी भी समुद्र में सबसे बड़ी ताकत है, खास तौर पर आपकी ताकत एडमिरल से भी ज्यादा है। लेकिन मैंने आपके बारे में पहले कभी नहीं सुना। आपका नाम क्या है? ब्लेज। तुम्हारी शैतानी फल क्षमताएं अजीब है, क्योंकि तुम्हारी लपटें मैग्मा मैन साकाजुकी से भी अधिक शक्तिशाली है, जिनसे मैंने पहले लड़ाई की थी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो परिणाम वही नहीं होगा। अगली बार? क्या तुम्हें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी नजरों से बचकर निकल जाओगे? मैं आज तुम्हें पकड़ कर ले जा रहा हूं और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, ब्लेज ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। यह सुनकर स्पीड मुस्कुराया। कई लोगों ने यही दावा किया है, लेकिन कोई भी मुझे पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। यह तथ्य कि तुम खुद को उस कवच में ढके हुए हो, मेरी ताकत का प्रमाण है। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे बराबरी की लड़ाई लड़ सकते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो। यह कहते हुए स्पीड ने मुड़कर सबसे पहले ल्यू को बचाने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही उसने ल्यू की ओर बढ़ने के लिए अपनी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल किया, उसे अचानक अपने पैर में खिंचाव महसूस हुआ। इससे वो लगभग लड़खड़ा गया। नीचे देखते हुए वो चौंक गया, क्योंकि उसके बाएं पैर के टखने में एक अदृश्य जंजीर जैसी ऊर्जा बंधी हुई थी। घूमकर उसने ब्लेज को घूर कर देखा। चेन जैसी ऊर्जा सीधे उसके प्रतिद्वंद्वी से जुड़ गई। स्पीड असमंजस में पड़ गई। कैसे? उसने बहुत सोचा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। कोई उसकी ऑब्जर्वेशन हकी को कैसे दरकिनार कर सकता है और उसे बताए बिना उसके पैर में कुछ कैसे बांध सकता है? यह असंभव है, क्योंकि किसी भी हमले को उसके ऑब्जर्वेशन हकी द्वारा महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा उसे पूरे समय यह बात क्यों महसूस नहीं हुई? वो जानता था कि ब्लेज ने अभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन सवाल यह है कि कब और कैसे? स्पीड ने ब्लेज की ओर देखा, जिसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। आश्चर्यचकित न हो, यह तकनीक सीधे ताप हस्ताक्षर को लक्षित करती है और उन्हें एक ही तापमान पर बांधती है। फिर भी मुझे लगा कि जब मैं उस चीज को जोड़ने की कोशिश करूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तुम इसे नोटिस करने में विफल रहे। ब्लेज ने कंधे उचका दिए। कब? वो समय जब मैंने तुम्हें पहली बार मुक्का मारा था, ब्लेज ने उत्तर दिया और चुपचाप हीट चेन में अधिक शक्ति प्रवाहित की। स्पीड ने इसे देखा। उसने देखा कि अनगिनत सुनहरे धागे आपस में जुड़कर जंजीर बना रहे थे और उसके प्रतिद्वंद्वी ने इसे हकी से लपेट दिया था। इसका मतलब है कि इसे तोड़ना मुश्किल होगा। अपने हाथों को हिलाते हुए स्पीड ने अविश्वसनीय गति से चेन को काट दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके हाथ चेन को छुए बिना ही उसमें से निकल गए। थोड़ी गर्मी महसूस करने के अलावा उसका हाथ चेन को छू नहीं सका। चिंता मत करो, वो जंजीर और कुछ नहीं बल्कि शुद्ध गर्मी से बनी है, लेकिन मेरे विचार से वे कठोर हो जाती है। आप इससे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते। शायद अगर आपको पहले ही पता चल जाता तो आपके पास एक मौका होता, लेकिन अब? ब्लेज ने स्पीड की निराशाजनक स्थिति पर विचार करते हुए अपना सिर हिलाया। बांधने वाली ऊष्मा श्रृंखला उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। जब ब्लेज ने पहली बार इसे जोड़ा था तो यह सिर्फ एक धागा था, लेकिन जैसे जैसे वे लड़ते गए और समय बीतता गया, उसने उन्हें और अधिक धागों से जोड़कर मजबूत बना दिया। अंत में धागे एक मजबूत बंधन श्रृंखला में बदल गए। ये सरल लग सकता है, लेकिन ब्लेज को उन्हें बरकरार रखने के लिए लगातार अपनी शैतानी फल शक्ति का उपयोग करना पड़ा। उसकी बातें सुनकर स्पीड ने मुट्ठी भींच ली। उसे शुरू से ही धोखा दिया गया है। अगर वो ज्यादा सावधान होता तो ऐसा होने से बच सकता था। उसका प्रतिद्वंद्वी भी उसी की तरह चालाक है। खुद को जाने बिना ही उसने उसे जाल में फंसा लिया और उसके थक जाने का इंतजार किया, फिर अपनी छिपी हुई चाल का खुलासा किया। खैर, गिरे हुए दूध पर रोने से कोई फायदा नहीं है। अब समय है कि कोई और योजना बनाई जाए या फिर अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना किया जाए। स्पीड ने उम्मीद नहीं खोई। उसने खुद को बांधने वाली हीट चेन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। खुद को हकी से कोट करने के बाद भी
स्पीड उस चीज को ब्रश नहीं कर सकता, क्योंकि लोगिया शैतान फल शक्तियों के विपरीत ब्लेज की गर्मी हेरफेर अलग है। ये लोगिया नहीं बल्कि विशेष पैरामीशिया है, और ये उतना अदृश्य नहीं है जितना स्पीड सोचता है। ये केवल इसलिए संभव है क्योंकि ब्लेज अपने विचार से ऊष्मा श्रृंखला की प्रकृति को नियंत्रित कर रहा है। स्पीड को पता था कि उसे बांधने वाली जंजीर को तोड़ना समय की बर्बादी है, इसलिए उसने ब्लेज पर सीधा हमला किया। एक बार फिर दोनों के बीच मुक्काबाजी हुई, जबकि ब्लेज ने स्पीड से लड़ने के लिए सुसानु का इस्तेमाल किया। कछुए के खोल में मत छिपो। अगर तुम में दम है तो मुझसे सीधे लड़ो। अगर ऐसा ना होता तो मैं अपनी ताकत से तुम्हें आसानी से कुचल देता, स्पीड ने दहाड़ते हुए कहा, जबकि उसने अपनी मुट्ठी में हकी को डाला और आंतरिक विनाश का इस्तेमाल किया। इस हमले का ब्लेज पर कोई असर नहीं हुआ, जो सुसानु की कई परतों से सुरक्षित था। लेकिन स्पीड ने जो अनुमान नहीं लगाया था वो ये था कि उसके उत्तेजक शब्दों के बाद ब्लेज ने जरूर कहा और उस मानव जैसी चीज को तितर बितर कर दिया, मैंने तुम्हें अवसर दिया है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें कोई अवसर नहीं दिया। अब देखते हैं कि तुम अपनी बात पर खरे उतरते हो या सिर्फ बातें करते हो। ब्लेज ने स्पीड को हाथ से इशारा किया। वो आश्वस्त है क्योंकि उसने अपनी अधिकांश शारीरिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली है और अभी भी उसके पास आधी हकी रिजर्व है। आंतरिक विनाश अवधारणा के साथ भी गति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज उसका गिरना तय है। एक बार फिर स्पीड और ब्लेज आमने सामने हुए। स्पीड ने पहल की और पागलपन से भरे मुक्कों की बरसात कर दी। अपने बेहतरीन ऑब्जर्वेशन हकी के साथ भी ब्लेज सभी हमलों से बच नहीं सका, जबकि कुछ उसके शरीर पर भी लगे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। ज़ेफिर सेंसेई के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। पहली बार ब्लेज ने हकी की सीमाओं की अनदेखी की। उसे हकी रिजर्व की परवाह नहीं थी और नहीं इस बात की कि उसे प्रत्येक हमले के लिए कितनी मात्रा में हकी का इस्तेमाल करना चाहिए। वो पागल हो गया और लड़ाई का आनंद लिया। स्पीड के हमले सटीक और तेज थे। अगर ब्लेज सही मात्रा में हकी के साथ हमलों को चकमा देने या रोकने में विफल रहता है तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। लेकिन ब्लेज के मन में उसने ब्लॉक करने के इरादे को खारिज कर दिया। वो लड़ना चाहता था, इसलिए स्पीड के हमलों की परवाह किए बिना उसने खुद ही हमले शुरू कर दिए। खून बिखरा। उनके चारों ओर की हवा सर्वोच्च राजा के रंग से कांप रही है। बिजली की चिंगारियां उड़ रही है और उनके टकराने से उनके चारों ओर का स्थान दरक रहा है। धमाके हुए और एक के बाद एक झटकेदार तरंगे उत्पन्न हुई और सभी दिशाओं में बिखर गई। हकी की महारत और प्रत्येक लड़ाके की शारीरिक शक्ति के नियंत्रण ने अपने अपने क्षेत्र में मैदान और आसपास के वातावरण को नष्ट कर दिया, जिससे धूल और विशाल गड्ढे ही बचे। उनमें से किसी ने भी अपनी शैतानी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, केवल अपनी हकी और शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया। ब्लेज रोमांचित था, उत्साहित था। युद्ध की गर्मी ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। वो हकी की असली ताकत को महसूस कर सकता था, क्योंकि मुट्ठी हवा में मुक्का मार रही थी और हिंसक रूप से स्पीड के चेहरे पर वार कर रही थी। स्पीड का हमला उसकी छाती पर हुआ, जिससे उसके अंदरूनी अंग कुचल गए और उसे खून की खांसी आने लगी। खुद को जाने बिना ब्लेज ने अपने हकी को उसके शरीर के अंदर भेज दिया और उसके अंदरूनी अंगों को ढक दिया। और ब्लेज ने पाया कि स्पीड का अगला हमला उतना शक्तिशाली नहीं था, जबकि उसके हमलों से उसके प्रतिद्वंद्वी की कुछ हड्डियां टूट गई। 1 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद ब्लेज के घूंसे ने स्पीड की खोपड़ी पर जोरदार प्रहार किया और वे लगभग टुकड़े टुकड़े हो गए। हमले की ताकत का सामना करने में असमर्थ स्पीड जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। उसके नाक, कान, आंख और मुंह से खून बहने लगा। स्पीड ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहा, क्योंकि वो बुरी तरह घायल हो गया था और उसका हकी रिजर्व खत्म हो गया था। ब्लेज के लिए भी यही स्थिति थी। वो हांफते हुए अपनी शारीरिक ऊर्जा और हकी भंडार को लगभग समाप्त कर रहा था। अध्याय 107 युद्ध का अंत। शाम होने को थी, क्योंकि कुछ ही मिनटों में सूरज ढलने वाला था। मरीन और स्पीड लुटेरों के बीच करीब 12 घंटे से चल रही लड़ाई खत्म होने वाली थी। जैस्पर और वल्कन को पहले ही मरीन ने पकड़ लिया था। ल्यू की स्थिति और भी खराब है, क्योंकि उसे मरीन ने घेर लिया था। एडमिरल आओकिजी, 2 वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल और कुछ मरीन सैनिक। उसकी आंखों में एक क्रूर भाव था, जबकि वो अपनी चोटों से बहते खून से लथपथ था। किलो किलो फल ल्यूक के व्यक्तित्व और चरित्र से पूरी तरह मेल खाता था, इसलिए वो बहुत मजबूत है। अपनी जंगजात ताकत और शक्तिशाली हकी के साथ मिलकर कुजान भी उसे हरा नहीं सका। इतने सारे लोगों से घिरे होने के बावजूद उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं है। बर्फ का टुकड़ा, पक्षपातपूर्ण बर्फ का टुकड़ा, 2 कांटेदार भाले। कुजान ने अपने चारों ओर की ठंडी हवा को ठोस बनाकर बर्फ के कई भाले बनाए और फिर उन्हें ल्यूक पर फेंक दिया। इस तरह का हमला उसे घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन मरीन से घिरे ल्यूक को सावधान रहना होगा कि वो उनसे कैसे बचकर निकल जाए। ल्यूक ने अपनी भुजाओं का वजन बढ़ाया
और मुक्का मारा। पंच से उत्पन्न वायु दबाव ने हमले को रोक दिया, जबकि ऑब्जर्वेशन हकी का प्रयोग करते हुए तथा अपने शरीर को हकी से ढंकते हुए ल्यूक ने मरीन के संयुक्त हमले को चकमा दे दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वाइस एडमिरल ने तलवार लेकर ल्यूक के पीछे से आकर उस पर वार किया। तलवार उसकी पीठ को चीरती हुई आगे की ओर निकली और ल्यूक के दिल को चोट पहुंचाई। खून से लथपथ खांसते हुए वो घूमा और वाइस एडमिरल की गर्दन को मुर्गे की तरह पकड़ लिया। ये देखकर अन्य मरीन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और ल्यूक पर ताबड़तोड़ हमले किए। साथ ही वे ओल्ड वाइस एडमिरल को ल्यूक के हाथों से बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अचानक उसे एक दरार की आवाज सुनाई दी। ल्यूक ने अपनी शैतानी शक्ति से वाइस एडमिरल की गर्दन तोड़ दी और उसके शरीर को दूर फेंक दिया। उसने कुजान की तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे पता था कि वो आज बच नहीं सकता, क्योंकि वो पूरी तरह से थक चुका है और कई जगहों पर गंभीर रूप से घायल है। वो अपने भाई की तरह नहीं है जो सुपर हील कर सकता है। इसके अलावा उसने देखा कि उसका भाई स्पीड अपने प्रतिद्वंद्वी से पूरी तरह से अभिभूत है और उसकी स्थिति उससे अलग नहीं है। वो जानता था कि आज स्पीड पायरेट्स का अंत हो चुका है। हालांकि वो इतनी आसानी से नहीं हारेगा, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि वो कुछ मरीन को अपने साथ नरक में न ले जाए। ल्यूक को वाइस एडमिरल को मारते देख कुजान को बहुत गुस्सा आया और उसके हाथ पैरों पर बर्फ जम गई। बर्फ की एक लहर जमीन पर आगे बढ़ी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमाकर रख दिया। 500 मीटर के दायरे में सब कुछ पूरी तरह जम गया, यहां तक कि आसपास के अन्य मरीन भी उस क्षेत्र से पीछे हटने को मजबूर हो गए। ल्यूक की बात करें तो वो पूरी तरह से जम चुका था, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति और हकी दोनों ही खत्म हो चुके थे। चूंकि कुजान ने अपने हमले में सब कुछ इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए ल्यूक उसे रोक नहीं सका। अपने ऑब्जर्वेशन हकी के साथ ल्यूक की स्थिति को समझते हुए स्पीड ने अपनी मुट्ठी भींच ली और पूरी ताकत से प्रयास करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो ये महसूस कर सकता था ल्यूक की जीवन ऊर्जा हर गुजरते सेकंड के साथ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। स्पीड जानता था कि वो अपने भाई को खोने जा रहा है, जो इस दुनिया में उसका एकमात्र परिवार था। कुछ सेकंड के बाद ल्यूक की उपस्थिति पूरी तरह से दुनिया से गायब हो गई। उसका पूरा शरीर दर्द और गुस्से से कांप रहा था, जबकि उसके छिद्रों से बहते खून ने उसके पूरे शरीर को लाल रंग में रंग दिया था। आराम करो, ल्यूक। स्पीड ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वो अलग दिख रहा था। यह देखकर ब्लेज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसे किसी समुद्री डाकू पर दया नहीं आएगी। हालांकि स्पीड कोई पागल समुद्री डाकू नहीं है जो पैसे के लिए पूरे गांव का कत्लेआम कर देता है। फिर भी उसके हाथ में निर्दोषों का खून है। उसने कई निर्दोष लोगों को मारा है, आम नागरिक और मरीन दोनों। वो समुद्र पर राज करने की महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति है और समुद्री डाकुओं का राजा बनना चाहता है। अपने भाई को खोने के बाद स्पीड बदल गया, लेकिन उसकी आंखों में कोई पागलपन नहीं था। लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द निर्दयता से भरे थे। बेहतर होगा कि तुम मुझे आज ही मार डालो, या कम से कम ये उम्मीद करो कि मैं उस छेद से बाहर नहीं आऊंगा जहां तुम मुझे भेजने वाले हो, क्योंकि अगर मैं एक दिन अपनी आजादी वापस पालूंगा तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को मार डालूंगा, जैसे तुम मरीन ने मेरे भाई को मार डाला था। यह सुनकर ब्लेज अपनी हंसी नहीं रोक सका। अपनी बातों से मुझे मत हंसाओ। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम एक ही क्लास में नहीं होंगे, इसलिए बदला लेने की कोशिश मत करो, वरना तुम सिर्फ अपनी जान गंवा दोगे। जैसे ही ब्लेज ने अपनी बात खत्म की, स्पीड ने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। दहाड़ते हुए उसने खुद को ब्लेज पर फेंक दिया। एक विजेता के हकी उपयोगकर्ता के रूप में स्पीड एक मरीन को इतनी आसानी से कैसे पकड़ सकता था? वो आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा। ब्लेज को पता था कि स्पीड आखिरी संघर्ष करेगी, इसलिए वो इसके लिए तैयार था। हमले से बचते हुए अपनी बाई ओर घूमकर ब्लेज ने अपना हाथ बढ़ाया और एक सुनहरी तलवार प्रकट हुई जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से बनी थी। तलवार के हल्के से वार से स्पीड का बायां पैर कटकर अलग हो गया। स्पीड लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और अपनी जान गंवाने के दर्द से वो चीखने लगा। उनकी पीड़ा भरी चीख पूरे ग्रीन हिल द्वीप में गूंज उठी और उन मरीनों का गुस्सा फूट पड़ा जिन्होंने युद्ध में अपने कुछ साथी खो दिए थे। चीख से परेशान होकर ब्लेज ने अपना हाथ पीछे खींचा और उसे सौर ऊर्जा से चमकाया। मुट्ठी बांधकर उसने स्पीड के चेहरे पर मुक्का मारा। क्रैक! स्पीड के चेहरे पर चोट लगने से वो बेहोश हो गया। आज के बाद नई दुनिया में स्पीड के कोई समुद्री डाकू नहीं होंगे। जैसे ही उसने स्पीड को हराया, सिस्टम नोटिफिकेशन उसके कानों में गूंज उठा। डिंग! उपलब्धि! 1 बिलियन से अधिक इनाम वाले समुद्री डाकू को हराया। उपलब्धि! स्पीड पायरेट्स को नष्ट किया जिनका कुल इनाम 2 बिलियन से अधिक है। पुरस्कार +3.0 निःशुल्क विशेषता बिंदु। इनाम उतना आकर्षक नहीं है जितना उसने उम्मीद की थी।
सिर्फ 3 मुफ्त विशेषता अंक। उसके गुण 50 फीट बार की सीमा को पार करने और नए सिस्टम अपग्रेड के बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन स्पीड के खिलाफ लड़ाई के दौरान उसकी बनावट और हकी विशेषता में 1 पॉइंट की वृद्धि हुई। ये एक अच्छी बात थी। ब्लेज ने फिर अपना स्टेटस पैनल चेक किया। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 61.1। शैतान फल क्षमता 51.3। हकी 51.4। निःशुल्क विशेषता बिंदु 4.8। अध्याय 108 समाचार को। अन्य मरीन्स ने देखा कि युद्ध समाप्त हो चुका है। युद्ध के दौरान वे रेंज तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि ब्लेज और स्पीड दोनों ही कॉन्करर्स हकी उपयोग करता थे। झड़पे और झटके उन्हें उड़ा देने या बेहोश कर देने के लिए काफी है, और इस स्तर की लड़ाई में हस्तक्षेप करना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ ही समय में वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल और कुछ मजबूत इच्छा शक्ति वाले मरीन सैनिक जो कॉन्करर के हाकी से बेहोश नहीं हुए थे ने ब्लेज को घेर लिया। उन्होंने सबसे पहले स्पीड का निरीक्षण किया, जिसका चेहरा वे पहचान नहीं पाए क्योंकि वो खून से लथपथ और पूरी तरह से विकृत था। फिर उन्होंने मरीन कैप्टन को देखा, जिसे वे कमजोर समझ रहे थे, प्रशंसा और सम्मान के साथ। कुछ लोग तो आगे आए और ब्लेज को सम्मानपूर्वक सलामी दी। फिर अन्य समुद्री लुटेरों को पकड़ने के लिए भागे। वे आज की लड़ाई को कभी नहीं भूलेंगे। उनके समुद्री बेड़े ने समुद्र के महान समुद्री लुटेरों में से एक को मार गिराया, जिसकी प्रसिद्धि ने कई वर्षों तक नई दुनिया को आतंकित किया। स्पीड लुटेरों से लोग बहुत डरते थे क्योंकि उनकी ताकत और अत्याचार बहुत ज्यादा थे। उनका आतंक तब और बढ़ गया जब उन्होंने विश्व सरकार के शासन वाले राज्य पर धावा बोल दिया और एक मरीन एडमिरल को हरा दिया। इन कारनामों से उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई तथा चालक दल को कुल 3 अरब से अधिक जामुन प्राप्त हुए। मरीन सैनिकों ने बेहोश स्पीड को मरीन युद्धपोत पर ले जाकर एक विशेष कोठरी में कैद कर दिया तथा उसके हाथों में सीस्टोन कफ बांध दिया। अन्य स्पीड समुद्री डाकू जो जीवित थे उन्हें भी युद्धपोत पर लाया गया तथा शैतानी फल शक्तियों वाले अधिक शक्तिशाली समुद्री डाकुओं को समुद्री पत्थरों की बेड़ियों से सावधानी पूर्वक बांध दिया गया, जैसे जैस्पर और वल्कन। जहां तक मृतकों की बात है, उन्हें समुद्री डाकुओं के जहाज पर ले जाया गया और ल्यूक सहित उनके शवों के साथ उसे आग लगा दी गई। लगभग 300 समुद्री डाकुओं में से केवल आधे ही जीवित बचे। मरीन को भी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने एक अनुभवी वाइस एडमिरल और 50 से अधिक सैनिकों को खो दिया, जबकि युद्ध में कई घायल हो गए। ब्लेज एक बड़ी चट्टान पर बैठा हुआ था और डूबते सूरज को देख रहा था। गहरे विचारों में डूबा हुआ था। युद्ध में उसका मरीन कोट नष्ट हो गया था, जबकि उसने जो शर्ट पहनी थी उसमें छेद हो गए थे और वो फट गई थी। ये ब्लेज द्वारा लड़ी गई सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक है। सच तो यह है कि अगर उनके प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें कमतर नहीं आंका होता तो यह कहना मुश्किल है कि कौन विजयी होता, और युद्ध की उत्तेजना और गर्मी ने उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। ये एक शानदार लड़ाई थी और यही वो चीज है जिसके लिए वो तरस रहा था। सिस्टम द्वारा जारी किया गया इनाम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त है। पूरा ग्रीन हिल द्वीप नष्ट हो गया और कई लोग युद्ध में मारे गए। जब ब्लेज ने सैनिकों को मृतकों और घायलों को जहाज पर वापस ले जाते देखा तो उसके अंदर गहरी भावनाएं जाग उठीं। इससे उसे एक बार फिर उस क्रूर वास्तविकता का स्मरण हो आया कि वो पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि पहले से ही किसी अन्य दुनिया में स्थानांतरित हो चुका है जहां शक्तिशाली लोग शासन करते हैं। तभी कुजान उसके पास आकर बैठ गया। स्पीड के लुटेरे हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हाँ, खास तौर पर स्पीड। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास सुप्रीम किंग का रंग होगा। खुफिया रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं था। ब्लेज ने स्वीकार किया। क्या आपको अपनी चोटों की जांच के लिए किसी की आवश्यकता है? कुजान ने ब्लेज की स्थिति को देखते हुए पूछा। यह सिर्फ सूखा हुआ खून है। मेरी ज्यादातर चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे भी यह अच्छा है कि सेंगो कुसान और गार्पसान ने तुम्हें भेजा। यह केवल तुम्हारी बदौलत ही है कि हम उन पर जीत हासिल कर पाए। इससे हमारी तरफ से हताहतों की संख्या भी कम हुई। कुजान ने धन्यवाद दिया। वो कम उम्र में ही एडमिरल बन गया था, इसलिए उसके सिर पर दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत से लोग उसकी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। अगर ब्लेज न होते तो शायद वे युद्ध में या युद्ध में ही बहुत से सैनिकों को खो देते। एक मरीन के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपराधियों को, निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकें। और स्पीड की बदौलत मुझे लंबे समय के बाद एक संतोषजनक लड़ाई मिली। ब्लेज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो चलें। हमें सेंगो कुसान को लड़ाई की रिपोर्ट देनी है। कुजान ने कहा और खड़ा हो गया। कुजान, मुझसे अपने काम में हाथ बंटाने की उम्मीद मत करो। मैं सिर्फ एक मरीन कैप्टन हूं। तुम मुझसे अपने पद से परे काम की उम्मीद नहीं कर सकते। ब्लेज ने मजाक में जवाब दिया और कुजान के पीछे चला गया। युद्धपोत की ओर बढ़ते हुए वे बातें करने लगे। मुझे नहीं पता कि तुम इतने कम समय में इतने शक्तिशाली कैसे हो गए।
ये आश्चर्यजनक है। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं और मैं जानता हूं कि हकी के मामले में तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यह बहुत परेशानी वाली बात है। कुजान ने साफ मना कर दिया। तुम बस आलसी हो रहे हो। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया। ब्लेज और कुजान युद्धपोत पर पहुंच गए। मरीन सैनिकों ने वाइस एडमिरल और अन्य रियर एडमिरल के आदेशों के तहत कुशलतापूर्वक काम किया। उन्होंने जल्दी से युद्ध के मैदान को साफ किया और घायलों की पट्टियां बांधी। कुछ ही समय में मरीन युद्धपोत पकड़े गए अपराधियों को लेकर रवाना होने के लिए तैयार हो गए। कुजान ने बर्फ को पिघलाया और समुद्र सामान्य हो गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई और पूरा ग्रीनहिल द्वीप समुद्र में डूब गया, क्योंकि यह लगभग नष्ट हो चुका था। ब्लेज ने युद्धपोत में घूमते हुए क्वीना और रेगिस को ढूंढ निकाला। क्वीना घायल थी। उसका दाहिना हाथ और शरीर के कुछ हिस्से पट्टियों में बंधे हुए थे। कैसे हुआ? ब्लेज ने पूछा, जबकि रेगिस क्वीना द्वारा समुद्री डाकू के साथ की गई लड़ाई के बारे में बता रहा था। अगली सुबह ब्लेज और अन्य लोगों के मुख्यालय पहुंचने से पहले ही उनकी जीत की खबर तेजी से फैल गई और इसने पूरे ग्रैंड लाइन को हिलाकर रख दिया। यह सब न्यूज को की वजह से हुआ। अखबार के पहले पन्ने पर शीर्षक था ग्रीन हिल की लड़ाई। न्यू वर्ल्ड के ग्रीन हिल द्वीप पर मरीन और कुख्यात समुद्री डाकू दल स्पीड पायरेट्स के बीच भीषण युद्ध हुआ। मरीन को भारी जीत मिली। स्पीड पायरेट्स के कैप्टन स्पीड, जिस पर 1.48 बिलियन बेरिज का इनाम था, को हेडक्वार्टर मरीन कैप्टन ब्लेज ने मार गिराया। पेज पर ब्लेज द्वारा स्पीड के चेहरे पर मुक्का मारने की तस्वीर थी। यह स्पीड के बेहोश होने से पहले की तस्वीर थी। पता नहीं कैसे तस्वीर को एंगल से और बिल्कुल सही तरीके से शूट किया गया था। अगर ब्लेज ने यह देखा तो उसकी प्रतिक्रिया मजेदार होगी। कौन जानता है, शायद वह इसे काटकर अपने लिए बचा ले, क्योंकि यह उसके वीर स्वभाव और सुंदर चेहरे को दर्शाता है। वो मजबूत और बहादुर लग रहा था। बेशक अखबार ने एडमिरल आओकेजी, वाइस एडमिरल्स और अन्य रियर एडमिरल्स का भी उल्लेख किया जिन्होंने योगदान दिया। अखबार में छपी एक खास बात और कहानी ने कई लोगों को आकर्षित किया। एक मरीन कैप्टन जो एडमिरल जितना ही ताकतवर है, वो कौन है और क्यों किसी ने उसके बारे में पहले नहीं सुना? इसमें ब्लेज के गुलामी के समय से लेकर अब तक के पूरे इतिहास का वर्णन किया गया है। उनकी कहानी ने कई लोगों को प्रभावित किया, जबकि उनकी लड़ाइयों और कार्यों ने सम्मान अर्जित किया। चूंकि स्पीड पायरेट्स को समुद्र के महान समुद्री लुटेरों में से एक माना जाता है, इसलिए इस लेख ने कुछ उल्लेखनीय समुद्री लुटेरों का ध्यान आकर्षित किया। व्हाइटबर्ड, बिग मॉम, बीस्ट पायरेट्स, रिवोल्यूशनरी और अन्य बड़े लोग। पहली बार ब्लेज का नाम उनके कानों में गूंजा। अब ज्यादा समय नहीं है जब वे उससे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। अध्याय 109, प्रसिद्धि महान वंश का प्रसार। न्यू वर्ल्ड में कहीं व्हाइटबर्ड पायरेट्स जहाज मोबी डिक समुद्र में बह गया। व्हाइटबर्ड एक ऊंचे मंच पर बैठकर शराब पी रहे थे, जबकि वो अखबार के पहले पन्ने पर छपे लेख को पढ़ रहे थे। उसने ब्लेज की शक्ल भी देखी और बुदबुदाया। वो जवान है, फिर भी बहुत मजबूत है। दुर्भाग्य से वो विश्व सरकार की तरफ खड़ा है। सेंगोकू अभी भी ऐसी प्रतिभाओं को भर्ती करने की दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति है। व्हाइटबर्ड ने अखबार की रुचि खो दी और अपना ध्यान शराब पीने में लगा दिया। मार्को ने अखबार पकड़ा और लेख को देखा। दूसरे कमांडरों और समुद्री लुटेरों ने उसे घेर लिया और उत्सुकता से अखबार को देखने लगे। मार्को ने टिप्पणी की, स्पीड पायरेट्स। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें मरीन द्वारा मार गिराया जाएगा, और वो भी एक मरीन कैप्टन द्वारा। यह दिलचस्प है। मुझे लगता है कि हम जल्द ही उनसे मिलेंगे। वो सिर्फ एक नौसैनिक है जिसकी ताकत कम है। अगर वो हमसे उलझा तो हम उसे नरक दिखा देंगे। व्हाइटबर्ड समुद्री लुटेरों के दूसरे कमांडर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। व्हाइटबर्ड ने उनकी बातें सुनकर अपना सिर हिलाया और शराब पीना जारी रखा। जब तक वो यहां है, कोई भी उसके परिवार को नहीं छू सकता, और वो खुश है कि उसके बेटे उस पर भरोसा करते हैं। अज्ञात द्वीप, नई दुनिया। बेन बेकमैन ने अखबार शैंक्स को थमा दिया और सिगरेट का कश लिया। तुम क्या सोचते हो? शैंक्स ने लेख पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, जैसा मैंने सोचा था। तुम्हें पता था कि वो एक मरीन है? नहीं, लेकिन मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया कि वो उतना सरल नहीं है जितना उसने दिखाया है। अगली बार जब हम उससे मिलेंगे तो ये अलग होगा। शैंक्स ने हंसते हुए कहा। इसी प्रकार की घटनाएं पूरे ग्रैंड लाइन और यहां तक कि चारों समुद्रों पर घटित हुई। काइदो, बिग मॉम और अन्य कुख्यात समुद्री लुटेरों ने ब्लेज का नाम अपने मन में नोट कर लिया। सालों से नई दुनिया में रहने के कारण वे जानते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं, और वे ये भी जानते हैं कि स्पीड समुद्री डाकू कितने शक्तिशाली थे। इसलिए बहुत जल्द ही वे किसी न किसी तरह से ब्लेज से भिड़ जाएंगे। समुद्री मुख्यालय मरीन्स को सबसे पहले ये खबर मिली। जीत ने उनके दिलों को झकझोर दिया। उन्होंने समुद्र के महान लुटेरों में से एक की हार का जश्न मनाया, क्योंकि ये कोई रोजाना की घटना नहीं है। पूरा मुख्यालय जीवंत और ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था।
जबकि कई लोग ब्लेज की ताकत देखकर हैरान थे और उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि वो अभी भी मरीन कैप्टन क्यों है। ब्लेज की प्रसिद्धि एक ही रात में मरीन अफसरों और सैनिकों के बीच आसमान छूने लगी। उनमें से ज्यादातर लोग उसकी ताकत की तुलना एडमिरल्स के स्तर से करने लगे। इस पूरे हंगामे से सिर्फ एडमिरल अकैनू ही नाखुश है। वे कल ही एक मजबूत समुद्री डाकू दल को नष्ट करने के बाद मुख्यालय पहुंचे हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने 2 बुरी खबरें सुनी। ब्लेज वापस आ गया है और उसने स्पीड को मार गिराया है, जिसका इनाम 1 बिलियन से अधिक है। उन्हें जो बात हास्यास्पद लगी वो ये थी कि उन्होंने भी 1 अरब से अधिक के इनाम वाले समुद्री डाकू को हराया था, लेकिन किसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसने सोचा था कि ईस्ट ब्लाउ भेजे जाने पर ब्लेज की प्रगति की गति धीमी होगी, लेकिन इसके बजाय वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस आया। इससे उसे चिढ़ होती है। ब्लेज उसके कानों के आसपास भिन भिनाने वाली मक्खी की तरह था। फ्लीट एडमिरल कार्यालय। वाह, मैंने क्या कहा सेंगोकू? वो बच्चा मजबूत विरोधियों के खिलाफ लड़कर और मजबूत हो जाता है। गैर फंसा। अच्छा, मुझे आश्चर्य है कि उसने स्पीड को हरा दिया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गया है, सेंगोकू ने स्वीकार किया। वास्तव में जब उसने रिपोर्ट सुनी तो वो थोड़ा चौंक गया। मरीन को नुकसान तो हुआ, लेकिन ये उससे कहीं कम है जितना उन्होंने अनुमान लगाया था। प्रतिद्वंद्वी की ताकत और संख्या को देखते हुए ये एक उल्लेखनीय जीत है। मैंने तुमसे कहा था, गार्प ने कहा। अब समय आ गया है कि तुम उसे पदोन्नत करो। उसका पद उसकी ताकत के अनुरूप नहीं है। सेंगोकू ने आह भरी। यही तो समस्या है। मुझे ऊपर से एक फोन आया है। ये ब्लेज के बारे में है। उन्हें लगता है कि वो एक बेलगाम तोप है, इसलिए वे चाहते हैं कि मैं उस पर नजर रखूं। क्या? ये सुनकर गैर्प सीधा बैठ गया। वे उससे डरते हैं। वाह, ये तो मजेदार है। ब्लेज बहुत तेजी से बड़ा हुआ है और उसके पिछले कार्यों को देखते हुए ये अजीब होगा यदि वे कुछ न करें। लेकिन चिंता न करें, मैंने उनसे कहा कि वो पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि सेंगोकू ने यह कहा था, लेकिन गैर्प के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वो जानता था कि इसका क्या मतलब है। अगर ब्लेज फिर से उनके रास्ते में आता है तो विश्व सरकार उसे नष्ट करने के लिए कुछ भी करेगी। ब्लेज और कुजान के नेतृत्व में समुद्री बेड़ा स्पीड समुद्री डाकुओं को इंपेल डाउन पर छोड़ने के बाद मुख्यालय लौट आया। बेड़े के सभी सदस्यों को 2 दिन का आराम दिया गया और सभी को उनके योगदान के लिए मेरिट अंक दिए गए। यहां तक कि क्वीना को भी कुछ अंक मिले। ब्लेज को पूरे 2000 मेरिट पॉइंट दिए गए। एक और अच्छी खबर यह रही कि उन्हें सीधे हेडक्वार्टर रियर एडमिरल के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। पहले के विपरीत अब से वो सीधे फ्लीट एडमिरल सेंगोकू के आदेश के तहत काम करेंगे। इसे एक विशेषाधिकार माना जा सकता है। इसके अलावा उनके अधीन एक नई इकाई को नियुक्त किया गया है। ब्लेज को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो सीधे अपने अस्थायी मुख्यालय चला गया। सबसे पहले उसे आराम की जरूरत है और फिर वो स्पीड के साथ अपनी लड़ाई का विश्लेषण करना चाहता है। अपने आयुध और अवलोकन हकी को दूसरे स्तर तक उन्नत करने के लिए वो इस अवधारणा से खुद को परिचित करना चाहता है, इससे पहले कि ये उसके दिमाग से लुप्त हो जाए। जैसे ही उसकी पदोन्नति हुई, उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजने लगा। उपलब्धि, रियर एडमिरल बने। पूर्ण पुरस्कार +1.0 संविधान +1.0 शैतान फल क्षमता +1.0 निःशुल्क विशेषता बिंदु। पुरस्कार स्वीकार करते हुए ब्लेज ने अपना स्टेटस पैनल चेक किया। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 62.1। शैतान फल क्षमता 52.3। हकी 51.4। निःशुल्क विशेषता बिंदु 5.8। अध्याय 110 लक्ष्य डो फ्लेमिंगो। फ्लीट एडमिरल का कार्यालय। मुख्यालय में पहुंचने के बाद 2 दिन बीत गए। अपनी चोटों से उबरने के अलावा ब्लेज ने अपनी हकी अवधारणाओं का अभ्यास किया। यह फलदायी था। आज उसे सेंगोकू ने किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। जब वो कार्यालय में दाखिल हुआ तो रोसिनांटे पहले से ही वहां मौजूद था। जैसे ही ब्लेज ने उसे देखा, उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि मामला क्या है। ब्लेज, तुम कैसे हो? क्या तुम्हारी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं? सेंगोकू ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, सेंगोकू-सान। आपने स्पीड को पकड़कर अच्छा काम किया है। उसने लोगों और मरीन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसे मार गिराने से लोगों के बीच हमारी प्रतिष्ठा भी मजबूत हुई है। ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए बुलाया था। ये डो फ्लामिंगो के बारे में है। सुरुचान ने मुझे बताया कि डो फ्लामिंगो एक शैतानी फल की नीलामी करने का इरादा रखता है। गोल गोल नोमी। डो फ्लामिंगो समुद्री डाकू कुछ शक्तिशाली सदस्यों के साथ मजबूत है और उनमें से कई शैतान फल उपयोग करता है। भले ही हमें जानकारी के बारे में पता था, हम सीधे उस पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि कई अंडरवर्ल्ड के लोग जिन्हें नोबल्स का समर्थन प्राप्त था, उन्होंने नीलामी में रुचि दिखाई है। हाल ही में ऐसी खबरें भी आई है कि उसने विश्व नोबेल के जहाजों पर हमला किया और पैसे चुराए। अजीब बात यह है कि विश्व नोबेल में से किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? यह स्पष्ट है, वो किसी चीज से उन्हें प्रभावित कर रहा है। माना जा रहा है कि यह कोई रहस्य है,
क्योंकि वो एक बार विश्व नोबल था। ब्लेज ने उत्तर दिया। संभव है, सेनगोकू ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि वह भी यही बात सोच रहा था। एक पल सोचने के बाद वो बोला, रोसिनांटे को जो पता चला उसके अनुसार वो ड्रेसरोसा के राजा को गद्दी से उतारने की योजना बना रहा है और स्वयं राजा बनने की तैयारी कर रहा है। अगर हम उसे ऐसा करने देंगे तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि इस प्रक्रिया में कितने लोग अपनी जान गंवा देंगे। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है, इसलिए हमें ऐसा होने से पहले ही इसे रोकना होगा। चिंता मत करो सेंगोकू-सान, इसे मुझ पर छोड़ दो, ब्लेज ने बेपरवाही से जवाब दिया। ब्लेज, उसके इनाम से मूर्ख मत बनो। वो जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सेनगोकू ने गंभीरता से कहा, मुझे पता है, मैं पहले भी एक बार उनसे भिड़ चुका हूं। सेनगोकू ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, ठीक है, तो मैं डोफ्लामिंगो समुद्री लुटेरों को आपकी देखभाल में छोड़ रहा हूं। आप वाइस एडमिरल त्सुरु के साथ काम कर सकते हैं। वो डोफ्लामिंगो को बेहतर जानती है। अपना सिर घुमाते हुए उन्होंने कहा, रोसिनांटे, तुम्हें इस ऑपरेशन में भाग लेने की जरूरत नहीं है। नहीं सेंगोकू-सान, मेरा भाई दुष्ट है, उसके हाथों कई लोगों की जान चली गई। उसका भाई होने के नाते उसे रोकना मेरी जिम्मेदारी है। रोसिनांटे ने गंभीरता से जवाब दिया। ठीक कहा, ब्लेज ने ताली बजाई। सेंगोकू-सान, मैं आपसे यह पूछना चाहता था कि सरदारों की भर्ती कैसी चल रही है। फिलहाल हमने 3 सदस्यों के साथ अनुबंध किया है, ड्रैक्यूल मिहोक, जिनबेई और बार्थोलोम्यू कुमा। कुजा पायरेट्स के कप्तान पायरेट एम्प्रेस के साथ अनुबंध करने के लिए बातचीत चल रही है। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सेनगोकू ने अपनी भौहें उठाकर पूछा। कुछ नहीं, सेनगोकू ने अपना सिर हिलाया और कहा, ध्यान रखना और सावधान रहना। ब्लेज और रोसिनांटे सेंगोकू के दफ्तर से निकलकर डॉक एरिया की ओर चल दिए। ब्लेज ने बातचीत पर विचार किया। चूंकि इसमें गोल्ड फल शामिल है, इसका मतलब है कि गिल्ड टेसोरो कार्य करेगा और वो डोफ्लामिंगो से फल भी सफलतापूर्वक चुरा लेगा। अगर समय रेखा सही है तो डोफ्लामिंगो कुछ महीनों में ड्रेसरोसा पर अपना कदम बढ़ा देगा। इस बीच वो विश्व कुलीनों को ब्लैकमेल करके समुद्र का सरदार भी बन जाएगा। रोसिनांटे ने उनके विचारों को बीच में रोका। ब्लेज-सान, आप क्या सोच रहे हैं? अपने भाई को कैसे मारें? ब्लेज ने जवाब दिया। उसका सीधा जवाब सुनकर रोसिनांटे लगभग लड़खड़ा गई। बातचीत करते हुए वे अपनी यूनिट को सौंपे गए युद्धपोत पर पहुंच गए। ये बहुत बड़ा था और आसानी से नई दुनिया में जा सकता था। इसके अलावा अब उनकी कमान में लगभग 100 सैनिक है। जहाज पर चढ़ते ही वो अपनी यूनिट से मिला और रेगिस और कुइना को देखा। रेगिस को कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। ब्लेज को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसकी ताकत को देखते हुए उसे पदोन्नत किया जाएगा। रोसिनांटे को कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया। कुइना की बात करें तो उसे सीमैन रिक्रूट से फर्स्ट क्लास सीमैन के पद पर पदोन्नत किया गया। लेकिन उसे अभी लंबा सफर तय करना है। उनकी यूनिट में कुछ ऐसे काबिल लड़ाके हैं जो सीधे ट्रेनिंग कैंप से आए हैं। वे हकी नहीं जानते, लेकिन उनमें से ज्यादातर रोकुशिकी की 2 या 3 शैलियों में पारंगत है। कुछ उत्साहवर्धक शब्द कहने के बाद उन्होंने रेजिस को कमान संभालने दिया। अभी वे वाइस एडमिरल त्सुरु से मिलने जा रहे हैं और अगली कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कुइना को फोन किया। युद्ध के बाद उन्होंने उससे बात नहीं की, क्योंकि वो घायल और थकी हुई थी। लड़ाई कैसी थी? ब्लेज ने पूछा जब उनका जहाज बंदरगाह से नई दुनिया की ओर रवाना हुआ। कुइना को युद्ध में कोई बड़ी चोट नहीं आई, लेकिन उसके शरीर पर कुछ छोटी मोटी खरोंचें आई, जबकि तलवार के कट के कारण उसके बाएं कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने जो मुख्य अंतर देखा वो ये था कि वो पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ निश्चय दिख रही थी और उसकी आंखों से आत्मसंदेह गायब हो गया था। ये एक अच्छी बात थी। अपनी मुट्ठी भींचते हुए वो बोली, मैं कमजोर हूं। मैं एक सामान्य समुद्री डाकू को भी नहीं हरा सकती। अगर रेजिस्तान की मदद न होती तो मैं मर जाती। लेकिन युद्ध में भाग लेने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया और अब मेरा दिल साफ है। एक दिन मैं दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज बन जाऊंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अभी भी जवान हो, इसलिए एक बार में एक ही कदम उठाना सीखो। तुम एक ही दिन में मजबूत नहीं बन सकते। उसकी बातें सुनकर कुइना ने सिर हिलाया। ब्लेज फिर अपने केबिन में गया और ट्रेनिंग शुरू कर दी। डोफ्लामिंगो या उसके ऑपरेशन ने उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं किया। ब्लेज का लक्ष्य हमेशा वाइड ही रहा। उस आदमी को हराने के लिए उसे सबसे मजबूत और सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। ब्लेज ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हकी को अपने शरीर के सभी हिस्सों में बांध लिया। स्पीड के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान उसने अनजाने में अपने आंतरिक अंगों की रक्षा के लिए हकी का इस्तेमाल किया। इस अवधारणा ने उसे चकित कर दिया। वो भी ऐसा ही करना चाहता है। वो जानता था कि ये आर्मामेंट हकी की एक उन्नत अवधारणा है, आंतरिक अंगों को हकी से ढकना। ब्लेज ने शांति से उस भावना को याद किया
और जैसा उसे याद आया हकी को चैनल किया, लेकिन वो असफल रहा। वो उन्हें सही तरीके से चैनल नहीं कर सका। बेशक इसने ब्लेज को फिर से कोशिश करने से नहीं रोका, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो कड़ी मेहनत करता है तो वो इसमें निपुण हो जाएगा।